हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का बायोलॉजी। आज हम सेकंड यूनिट का पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ चुके थे, उनमें आज डिफरेंट देख लेंगे। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है दोनों का, स्टिग्मा का और पॉलन ग्रेन का एक जैसा होता है। इसमें जो है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक पदार्थ वाले यानी कि असमान आनुवंशिक पदार्थ वाले पॉलन ग्रेन यानी कि परागण और स्त्री केसर के मध्य परागण होगा यानी पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या है, एक ही यानी कि एक ही प्लांट पे जो है स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही प्लांट पर होने चाहिए और इसमें अलग अलग प्लांट में होगा। इसमें क्या समान संतति बनेंगे, इसमें असमान समान संतति इसलिए बनते हैं क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें समान जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें जो है असमान संतति बनेंगे क्योंकि इनका जेनेटिक पदार्थ जो अलग अलग होता है। मेल और फीमेल एक ही साथ मेजर होते हैं। इनमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन मेल और फीमेल एक साथ मेजर होते हैं, इसलिए एक ही प्लांट के जो होते हैं मेल और फीमेल जो है एक ही साथ मेजर होने के कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इनमें नर और मादा अलग अलग समय मेजर होते हैं, जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प में जो है मेल और फीमेल एक ही पुष्प में होते हैं। इसमें जो है एक ही यानी कि पुष्प द्विलिंगी यानी कि द्विलिंगी और एकलिंगी है ना, तथा नर और यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही पुष्प में होते हैं, हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ। ठीक है, लाभ क्या क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के। इसमें क्या पॉलन ग्रेन की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये जो है इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, अपने ही फ्लावर पे या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ही पॉलिनेशन करना होता है। तो इनके जो है ये जो पॉलन ग्रेन है बेकार नहीं होते हैं। यह क्रिया सरल और सहज यानी कि सिंपल होती है। इससे जो है शुद्ध नस्लें यानी कि वैरायटी जो प्राप्त होती है, शुद्ध वैरायटी प्राप्त होती है। इस क्रिया में पुष्प जो आकर्षित यानी कि और ये जो रंग यानी कि कलर्ड और यानी कि स्मेल जो होनी चाहिए मरकंद युक्त होना आवश्यक नहीं, क्योंकि एक ही जो अपने ही प्लांट के फ्लावर हैं, दूसरे प्लांट के होते तो इन्हें अट्रैक्टिव और ये जो स्मेल और ये जो है मरकंद युक्त होना आवश्यक था, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में होगा। ठीक है, इसमें क्या आवश्यकता नहीं होती, सरल होती है और इससे शुद्ध नस्लें प्राप्त होती हैं। पुष्प में आकर्षित रंग और गंध मरकंद युक्त होना आवश्यकता यानी कि आवश्यकता नहीं पड़ती इसकी। स्वपरागण से हानि भी होती है यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि बीज संख्या में कम यानी हल्के होते हैं, यानी कि कम बीजों की प्राप्ति होती है और वो हल्के भी होते हैं। नए यानी कि नए करेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है, दोनों का मेल और फीमेल का, मतलब एक ही प्लांट के होते हैं इसलिए। और क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग होते हैं तो इनमें जो है करेक्टर का डेवलपमेंट हो जाता है समय के साथ, यानी कि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होती जाती है। न्यू स्पीसीज यानी कि और वैरायटी के बनने की संभावना कम होती है। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के जो है लाभ देखते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि न्यू स्पीसीज जो है प्राप्त होती है इससे, क्रॉस पॉलिनेशन से। और इससे जो सीड बनते हैं जो संख्या में अधिक होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं। क्या होता है कि अधिक रेजिस्टेंस स्पीसीज प्राप्त होती हैं इसके कारण, जो है क्रॉस पॉलिनेशन के कारण ये जो अधिक रेजिस्टेंस यानी कि अधिक उनकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जो किसमें हमें प्राप्त होती है इसके द्वारा, किसके क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। इसके द्वारा जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है यानी कि जेनेटिक मटेरियल में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास का आधार बनाती है, यानी कि जैव विकास यानी बायो डेवलपमेंट का आधार बनती है क्या, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, अब परागण से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भी क्या अधिक पॉलन ग्रेन की आवश्यकता, क्योंकि ये जिस भी मीडियम से यानी कि जिस भी माध्यम से जाते हैं तो उसी माध्यम में कुछ पॉलन ग्रेन जो है खराब यानी बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और इसमें जो है मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, वायु, पानी। और इसमें देखा था हमने सेल्फ पॉलिनेशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि उसी प्लांट पे या फिर उसी प्लांट्स के एक ही फ्लावर में होता था वो। यानी कि इसके लिए क्या है कि पुष्पों का जो आकर्षक सुंदर मरकंद युक्त तो होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। ठीक है, उसको आकर्षित करते
इसके अलावा कुछ अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं, यानी कि कुछ अवांछनीय लक्षण आ जाते हैं क्योंकि अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है इनका, तो इसी कारण में अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं। अब परागत बीज सदैव के कैसे होते हैं, इनकी क्रॉस पॉलिनेशन होता है इनमें जो है, तो इसके कारण में हाइब्रिड होते हैं। क्या होता है, सीड जो प्राप्त होते हैं हमें हाइब्रिड सीड प्राप्त होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से। अब पढ़ते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन यानी कि परागकण अंडक पारस्परिक क्रिया। ये होती क्या है, जो प्रतिकाग्र पर यानी कि जो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जाके स्थापित होते हैं, तो फिर जो पॉलन ट्यूब जो है बीजांड यानी कि पॉलन ट्यूब जो बीजांड में जाकर एंटर करती है, एंटर करने तक की सब जो भी प्रोसेस होती है उसको पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन जो स्थापित होंगे, फिर उस पर जो है पॉलन ग्रेन में जो ट्यूब बनेगी यानी कि ट्यूब फॉर्मेशन होगा, फिर जो ट्यूब जो है ओव्यूल में एंटर करेगी, वहाँ तक के प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में अनेक पौधे के परागण यानी कि अनेक जो पौधों के परागण यानी कि पॉलन ग्रेन जो पुष्प की स्टिग्मा पहुँचते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे सभी अंकुरित नहीं होते, केवल उसी जाति के संगत परागण अंकुरित होते हैं, यानी कि उसी जाति के जो संगत होंगे वही अंकुरित यानी कि जर्मिनेट होंगे। स्टिग्मा में सही व गलत यानी कि जो स्टिग्मा होती है सही और गलत पॉलन ग्रेन को पहचानने की अपनी क्षमता होती है उसमें। उसी पुष्प के या उसी दूसरी यानी कि उसी पुष्प के यानी कि एक ही पुष्प के या अलग स्पीसीज के जो भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, तो वो उन्हें क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है, यानी कि सेल्फ इनकम्पेटेबल होते हैं वो। अब पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन स्टिग्मा तथा पॉलन ग्रेन पर प्रेजेंट यानी कि ये होता है कि प्रोटीन यानी कि रासायनिक यानी कि केमिकल पदार्थ के रिएक्शन के संबंध से इससे संबंध रखता है। क्या रखता है, पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, तो स्टिग्मा तथा पॉलन ग्रेन पर प्रेजेंट यानी कि जो पॉलन ग्रेन पर जो प्रोटीन एंड केमिकल पदार्थ के जो रिएक्शन से संबंध रखता है पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। ठीक है, यदि अभिक्रिया यानी कि यदि रिएक्शन जो है अनुकूलित यानी कि अनुकूलित होगी, तो पॉलन के जो स्टिग्मा से पानी यानी कि पानी और जो पोषक पदार्थ प्राप्त करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि अभिक्रिया यानी कि जो भी रिएक्शन होगी यानी अनुकूल यानी प्रतिकूल हुई, तो वो फॉर्मेशन यानी कि पॉलन ग्रेन जो है ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये अनुकूल होगी तो पॉलन ग्रेन जो है अपना खाद्य पदार्थ जो है उससे स्टिग्मा से प्राप्त करेगा और ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। आगे की जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन को बढ़ जाता है, यानी कि उससे आगे जो फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि जो असंगत यानी कि असंगत जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो स्टिग्मा द्वारा क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर दी जाते हैं, क्योंकि उसमें सही और गलत की पहचान करने की क्षमता होती है स्टिग्मा में। ये डायग्राम देख लेते हैं, ये है कैलेक्स। कोरोला है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, स्टेमन। एंथर बोलते हैं इसको। ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं कनेक्टिव, इसको फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो है पॉलन ग्रेन यहाँ से जाएंगे स्टिग्मा पर जाते हैं। स्टिग्मा पर जो भी पॉलन ग्रेन जो है संगत होगा इसके जो है ये पहचान लेगी स्टिग्मा, और यहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब यानी कि ये है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगी और क्या करेगी, ओव्यूल यानी कि ओव्यूल में एंटर करेगी। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस जो है ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहलाती है। यहाँ पे जो भी ये जो है ये रिजेक्ट हुए पॉलन ग्रेन, अगर ये पॉलन ट्यूब हो भी जाती है इनमें, मतलब जर्मिनेट हो भी जाती है पॉलन ट्यूब, तो ये थोड़ी सी आगे चल कर ही ये फिर पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं होता इनका, फिर ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसमें ये मेल गैमेट है, ये माइक्रोपाइलैंड है, तो ये है एंटीपोडल सेल,
और ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये माइक्रोपाइल है, और ये जो है सिनर्जिड सेल है, और ये मेल गैमेट, और ये है एग सेल। में क्या है? एग सेल। ठीक है, अब पढ़ेंगे परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी कि बीजांड में किस प्रकार प्रवेश होता है इसका, परागनलिका के पोलन ट्यूब का। तो निम्नलिखित प्रकार से होता है, यानी कि प्रोगैमी क्या होता है कि बीजांड द्वारा प्रवेश, यानी प्रोगैमी। सबसे सामान्य विधि है ये क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में पाया जाता है। इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल में पाया जाता है। ये क्या है कि ये जो पोलन ट्यूब जो है कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइल एंड से इसमें जो है प्रवेश करेगी, तो इसको प्रोगैमी कहते हैं। और एक है चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी क्या है, ये जो है यानी कि चैलेजल, यानी कि ये होता है चैलेजल रीजन, और ये ऊपर जो है फ्यूनिकल होता है, ये फ्यूनिकल, ये चैलेजल एंड। ठीक है, फ्यूनिकल को और चैलेजल एंड को जो है ये भेद कर कहाँ आ रहा है, ओव्यूल की तरफ एंटर कर रहा है, ओव्यूल में। ठीक है, ये फ्यूनिकल, ये चैलेजल एंड। ठीक है, अब एक आता है मीसोगैमी। मीसोगैमी में क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब होता है, यानी कि अध्यावरणीय, इसको इंटेगुमेंट को, यानी कि इंटेगुमेंट को तोड़कर क्या होता है, ओव्यूल में प्रवेश करता है। यहाँ से सीधा इंटेगुमेंट को तोड़कर, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, यानी कि सीधा, यानी कि ये फ्यूनिकल को नहीं, अब ये सीधा इंटेगुमेंट को तोड़कर ओव्यूल में आ रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मीसोगैमी। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन में अब देखते हैं, ये मैं पढ़ के बता देती हूँ। ओव्यूल यानी कि बीजांड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब बीजांड काय को क्या करते हैं, पेनिट्रेट या भेदती हुई, यानी कि पेनिट्रेट करती हुई एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक में भ्रूणकोश में पहुंच जाता है। मेल गैमेट जो है सिनर्जी सेल के साइटोप्लाज्म में मुक्त कर दिए जाते हैं। सिनर्जी सेल के ऊपरी लेयर जो फिलीफॉर्म होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। यहाँ जो दिखाई ये फिलीफॉर्म, ये जो डार्क डार्क है ये फिलीफॉर्म है। अंदर जो है एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो फिलीफॉर्म जो है इसको जो है अंदर पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है, मेल गैमेट को फीमेल यानी कि एग सेल में पहुँचाने में मदद करता है। पोलन ट्यूब का अग्रसरा 2 भागों में, यानी कि पोलन ग्रंथि जो होती है 2 भागों में टूट जाती है। तो 2 भाग में टूटने के बाद इनमें 2 गैमेट रिड्यूस होते हैं, 2 गैमेट निकलते हैं इससे। जो एक जो मेल गैमेट होता है एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा एक, और एक जो है एक मेल गैमेट जो है यहाँ यानी कि पोलन न्यूक्लियाई के पास जाके फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बनाएगा 3N, ये जो बना हुआ है ना, ये वाली जो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि ये 3N स्टेज बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एक इसमें आके यहाँ पे हो जाता है, तो ये जाइगोट का निर्माण करता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिपल न्यूक्लियस का निर्माण करता है, और ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार होता है। कुछ समय से लेकर कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का होता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। यहाँ पे एक जाइगोट बना है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो 3N, यानी कि तीनों एक पास मिल गए थे वो, तो उसको बोलते हैं 3। यहाँ पे ये तीनों एक में अभी एक पास हो गया, 3N न्यूक्लियस बन गया। तो एक होता है सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है कि जो भ्रूणकोश में जो 2 मेल गैमेट, एक गैमेट जो है फीमेल एग के साथ फ्यूज करता है, और इसे संलयन यानी फ्यूजन कहलाता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो ये जो हो रहा है जाइगोट का फॉर्मेशन, यहाँ था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बन रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, ये बोल दो, ये इसे एग सेल बोलेंगे, क्योंकि एक मेल गैमेट और एक एग सेल, यानी तो फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट यानी 2N जाइगोट।
फिर सेकंड जो मेल गैमेट होता है तो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, तो क्या बनाता है वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। अदर सेल जो भी सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल वगैरह जो होती हैं, वो सब डिजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया को सर्वप्रथम किसने दिया था? SG नवासिन 1898 में। ठीक है। किस में दिया था? लिलियम इसमें दिया था, और फ्रस्टिलेरिया में। यानी कि महत्व देखते हैं आप डबल फर्टिलाइजेशन के। डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो भ्रूण को पोषण, यानी कि जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, जो क्या करता है, जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। जीवनक्षम बीजों का निर्माण होता है, यानी कि जो जिसमें अधिकतर जीवनक्षम होता है, ऐसे बीजों का निर्माण करने के निषेचन आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में बनने वाले जो बीज होते हैं स्वस्थ और अच्छे होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? भ्रूणपोष और भ्रूण निर्माण, बीजांडों का बीजों में परिवर्तन, अंडाशय का फल में परिवर्तन होना आदि शामिल है, यानी कि ये सब इसमें शामिल है। अब पढ़ते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है कि एक मिल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई है ना, सेकेंड न्यूक्लियाई बोल देते हैं इसको, 3N यानी कि 3N बनाते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म 3N होता है। भ्रूणपोष का कार्य होता है एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना। अब आते हैं एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो में देखते हैं ये सिनगैमी होता है, यानी कि मेल गैमिट और एक एग सेल जो होता है जाइगोट बनाता है। सेकंड में देखा था, सेकंड यानी कि मेल गैमिट और टू पोलर न्यूक्लियाई जो एंडोस्पर्म बनाते हैं। ये क्या करता है? इसका कार्य होता है कि भ्रूण को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट के चारों ओर जो सेलुलर लेयर का निर्माण करता है। ठीक है। जाइगोट चारों ओर सेलुलोस लेयर का निर्माण करता है। ट्रांसफर सेक्शन होता है इसमें। जाइगोट में 2 सेल बनते हैं, एक टर्मिनल सेल बनती है और एक बेसल सेल। यानी कि टर्मिनल सेल होती है चैलेजा की तरफ, और बेसल सेल होती है माइक्रोपाइल की तरफ। चैलेजा की ओर स्थित सेल जो कि सस्पेंसर सेल भी होते हैं। सस्पेंसर सेल और बेसल सेल क्या होता है? एम्ब्रियोनल सेल होती हैं। अब सस्पेंसर सेल यानी कि ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है इसमें 6 यानी कि 6 से 10 यानी कि कितनी सेल में डिवाइड हो जाता है? 6 to 10 सेल हो सकते हैं उसमें। टर्मिनल सेल प्लस एम्ब्रियोनल सेल, यानी कि उसको लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि उसमें ये तो सस्पेंसर सेल में हुआ था ट्रांसफर, और इसमें होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसके वजह से 2 सेल का निर्माण होता है इसमें। एम्ब्रियो यानी कि जो एम्ब्रियो बनेगा वो या तो टी शेप या उल्टी टी शेप या सीधी एकदम टी शेप होगा, या फिर उल्टी टी शेप के समान दिखाई देगा। एम्ब्रियो का आकार प्रकार में विविधता प्रकट करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो जो भी बनते हैं तो विविधता होती ही है, अलग अलग उसमें अलग अलग होगी। मोनोकोट और डाइकोट में एम्ब्रियो की प्राथमिक स्टेज जो सेम होती हैं, जो एम्ब्रियो में प्राथमिक स्टेज बनेंगी डाइकोट मोनोकोट में सेम रहेंगी। ये जाइगोट का फॉर्मेशन है, इसको कहता है प्री एम्ब्रियो। ये स्टेज दिख रही है इसको प्री एम्ब्रियो, और ये ग्लोब्यूलर स्टेज होती है। ठीक है। क्या होता है? ग्लोब्यूलर स्टेज। ये सब सस्पेंसर सेल है। ठीक है। सस्पेंसर तो यहाँ दिखा दिया मैंने, सस्पेंसर सेल है। ठीक है। और ये कॉटिलिडॉन्स हैं इसके, ये प्लूम्यूल है यहाँ पे, ये भी इसके कॉटिलिडॉन्स हैं। क्या है? कॉटिलिडॉन्स है। ठीक है। ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया? मैच्योर एम्ब्रियो। इसी को अगर हम ओब्यूल में दिखा दें तो इसको चारों ओर क्या कर देंगे? एक ओब्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे ऐसे जो बनाते हैं, तो ये एकदम मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट का ये, अब ये है एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ, हाँ ये तो डाइकोट का, ये मोनोकोट का, ये है मोनोकोट। क्या है? ये मोनोकोट है कि GMH का है। इसमें क्या होता है? जो सबसे नीचे की स्ट्रक्चर कोलियोराइजा, ये है रूट कैप, रेडिकल, एपिब्लास्ट, रूट एपेक्स, कोटिलिडॉन, स्क्रूटेलम। अब रेडिकल से क्या होता है? सूट सिस्टम बनता है, और प्लूमिल से बनता है, सॉरी रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है और प्लूमिल से सूट सिस्टम। ये बता दें केंद्र यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट के कई बार के दौरान जो कई बार जो न्यूक्लियस होते हैं फ्री रूप से, यानी कि फ्री रूप से क्या डिवीजन करते हैं केंद्रक
केंद्रक के साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन, यानी कि जो केंद्रक डिवाइड करते रहेंगे लेकिन उनके चारों ओर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। केंद्र की परतें विनिश्चित हो जाती है, यानी कि केंद्रीय जो परतें होती है वो विनिश्चित हो जाती है। जिससे क्या होता है सेंट्रोवैक्यूल, यानी कि जो बीच में जो है सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो सेंटर से अंदर की ओर आता है तो वैक्यूल खत्म हो जाती है। ठीक है, एंडोस्पर्म परिधि से, यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण जो है परिधि से केंद्र की तरफ होता है तो वो वैक्यूल खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो सेलुलर हो जाता है। यानी कि बताओ ना, काम होना बताओ, एक बताओ। इनमें क्या है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और ये सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि इसका कार्य, तो इसका कार्य देखते पहले क्या है, फूड स्टोर करता है और इसकी वॉल जो होती है चारों ओर जो एंडोस्पर्म की जो थिन होती है, लेकिन जो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है इसमें हेमी सेलुलोज को स्टोर करना पड़ जाता है, तो क्या होता है सेल वॉल जो होती है बाहर की आउटर लेयर जो होती है उसकी थिक बन जाती है। ठीक है, सामान्यतः वे किसका, यानी कि स्टार्च और फैट को स्टोर करते हैं। मोनोकोट के जो बाहरी लेयर होती है, जैसे मोनोकोट की बाहरी लेयर होती है, जो बाहरी लेयर है ये मोनोकोट की, ठीक है, मोनोकोट की बाहरी लेयर जो होती है एल्यूरोन ग्रेन को स्टोर करने का कार्य करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, जो मोनोकोट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जर्मिनेट होने तक उनमें एंडोस्पर्म बना रहता है। और ये जो है नॉन एंडोस्पर्मिक क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, जर्मिनेशन से पहले ही इनमें खत्म हो जाता है, उनमें जो है बना रहता है जर्मिनेशन टाइम तक। ठीक है, कुछ देख लेते हैं। ये मोनोकोट, जियामेज और ये एप्पल, यानी कि ये आभासी फल होते हैं, यानी कि ये असत्य फल बोलते हैं ना, फाल्स फ्रूट कहते हैं, फाल्स फ्रूट इनका वो देख लेते हैं। डायग्राम जो है टीएस कार्ड है इनकी। ये एंडोकार्प है, इसके अंदर जो है ये सीड बने हुए हैं, और इसका जो है ये सीड है अंदर, तो छोटे हैं लेकिन ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। ये मीजोकार्प है इसका, ये थैलस है इसका। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म के पहले भी वो देख चुके हैं, पेरिकार्प, फिर एंडोकार्प, कॉलेप्टाइल, कॉलेप्टाइल फिर उसके नीचे प्लूमियल, फिर रेडिकल, फिर कॉलियोराइजा, स्कूडेलम, ये इसको स्कूडेलम बोलते हैं। अब कुछ जो बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन होते हैं उनको देख लेते हैं। फ्यूनिकल जो स्टॉक में हो जाती है, जो हाइलम हाइलम में रहता है, यानी कि, और न्यूक्लियस जो है डीजेनरेट है, यानी कि न्यूक्लियस होते हैं जो साइड के जो है न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट बनाते हैं टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण बोलते हैं इसको, ये अंतः कवच यानी कि टैगमेंट बनाते हैं। माइक्रोपाइल वही रहती है, नो चेंज रहता है इसमें, कोई चेंज नहीं। एंटीपोडल सेल जो है ये डीजेनरेट हो जाते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं इनको ये क्या करते हैं, ये एंडोस्पर्म बनाते हैं, क्या होते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं डेवलप होने के बाद जो है। ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक करें, कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।